नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त योगेश आपके अपने यूट्यूब चैनल MLH एजुकेशन जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो संबंधित है हिंदी साहित्य के नामकरण, इतिहास और काल विभाजन से। इंडिया लेवल की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हिंदी की हो या फिर UPSC में देख लो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर जिन एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, नामकरण और काल विभाजन से संबंधित डिटेल पूछी जाती है, उसके अंदर ये काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो साबित होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ने यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया, कई प्लेटफॉर्म्स में मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी बुक्स में से मैंने स्टडी किया और कई प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा कि कोई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा है, कोई ओनली बेसिक बता रहा है और कोई इस प्रकार से समझा रहा है कि बिल्कुल पेचीदा समझ में नहीं आए। तो मैंने खुद ने स्टडी करने के बाद में मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, जो आपके सामने आप देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको दिखने वाले हैं और मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखते रहना, ताकि ये जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप हेडिंग पे देख पा रहे होंगे, मैंने सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? संचित प्रतिबिंब। तो जनता के साथ साथ, किसके साथ? जनता के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। यानी यहाँ किस चीज़ की बात की गई? चित्तवृत्तियों की। तो आपको मैं समझाता हूँ इसको। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति यानी उस समय के जो विचार हैं का संचित प्रतिबिंब होता है, तो जनता के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। यानी जिस समय वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो रहने वाले लोग बाग थे, उनका विचार किस प्रकार के थे, उनका जो आइडियल था वो समाज में उनका कैसे विचार थे, उससे संबंधित ही साहित्य रचा जाता था। सीधी सी बात है, जैसा लोग सोचते होंगे वैसा ही तो साहित्य होगा। जैसे कि भक्तिवादी है तो निर्गुण भक्ति का थोड़ी लिखेंगे। तो जैसा वहाँ के जो समाज के जो लोग हैं, जैसे उनकी विचारधारा है, उससे संबंधित ही साहित्य होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी शुरू से लेकर अंत तक लोगों की विचारधारा किस प्रकार की थी, फिर उनमें किस किस प्रकार के परिवर्तन आए, परिवर्तन के अनुसार साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए। भाई, जैसे पब्लिक की जो विचारधारा बदलेगी तो वहाँ का जो साहित्य लेखन है उसमें भी बदलाव आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो किसने सर्वप्रथम लिखा, उसके बाद में किसने प्रयास किया। तो ये सारे प्रयास हम जान लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान थे एक, गार्ता द तासी, इनको जाता है। और उन्होंने कब ये इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया? 1839 में। और इनकी एक रचना थी, उस रचना का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसवार द ला सित्रेत्युर रहुई ए हिंदुस्तानी। जैसा कि आप इनके नाम से देख सकते हैं, इनका नाम भी विदेशी है, तो ये फ्रेंच विद्वान है, लेकिन इन्होंने लिखा है इतिहास कहाँ का? भारत का। और भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। तो सीधी सी बात है, इन्होंने सुनाकर इनको जैसा समझ में आया वैसा इन्होंने इतिहास लिखा। तो ये जो भारत के विद्वान थे, इनके इतिहास को उन्होंने नहीं माना। ठीक है, आप इनके
बुक का नाम देख सकते हैं, इस्वार्थ लासित्रेत्युर रहुई ए हिंदुस्तानी। इसमें हिंदुस्तानी का तो केवल एक ही वर्ड आ रहा है ना, तो इसको आलोचना कर दी गई इनकी। तो इनको आलोचना में क्या कहा गया, यह सिर्फ इतिहास केंद्रित थी। ठीक है, इसके अंदर इतिहास से रिलेटेड ही डाटा था और इसमें जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है और नामकरण है उससे संबंधित कोई डाटा नहीं होने के कारण ये प्रथम प्रयास कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया पहला प्रयास। तो उसके बाद में क्या क्या प्रयास किए गए वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आइए दूसरे पेज में चलते हैं। ये थोड़ा ब्लर है, फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा साफ़ नहीं आ पाया, तो मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो प्रयास है वो हिंदी विद्वान, किसके द्वारा, हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया और शिव सिंह सरोज के रूप में इन्होंने जो अपना दूसरा प्रयास है उसे लिखित किया। ठीक है, दूसरा प्रयास हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज के रूप में किया गया। इसमें भी काल विभाजन का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं, काल विभाजन का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये दो प्रयास हो गए। ठीक है, ये किससे संबंधित है, उसके इतिहास से संबंधित है। तो काल विभाजन का इसमें भी नहीं आया और अभी जो गारता दत्तासी हैं उन्होंने किया उसमें भी नहीं आया। गारता दत्तासी का जो रचना था वो इतिहास केंद्रित था, उसमें काल विभाजन और नामकरण से संबंधित कोई डाटा नहीं था और इनके में भी काल विभाजन से संबंधित डाटा नहीं है। तो डाटा जो काल विभाजन से संबंधित है वो भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो काल विभाजन से संबंधित प्रथम प्रयास किसने किया, काल विभाजन से संबंधित प्रथम प्रयास किया गया जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा। और कब किया गया, 1888 ईस्वी के अंदर किया गया। इसमें काफ़ी अधिक त्रुटियाँ थी और इसे एक असफल प्रयास कहा गया। ठीक है दोस्तों, इस काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ होने के कारण पहली बार कोई विद्वान काल विभाजन कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सभी उसके विभाजन करते ही सब मान लेंगे। तो उसमें कई त्रुटियाँ भी निकाली गई और त्रुटियाँ अधिक होने के कारण उसे सिद्ध वैलिड नहीं किया गया जैसा कि, और इसे असफल प्रयास कह दिया गया। उसके बाद में दूसरा प्रयास किया मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधु कौन कौन थे, ये 3 भाई थे। ठीक है, 3 भाई में इन तीनों भाई के नाम बताता हूँ आपको। एक का नाम था श्याम बिहारी, एक का नाम था गणेश बिहारी, एक का नाम था सुखदेव बिहारी। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कभी एग्जाम में कि मिश्र बंधुओं में 3 बंधुओं के नाम बताओ। तो ये काफ़ी डीपली सवाल हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, तो यहाँ मैंने छोटी सी ट्रिक लिख रखी है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SSG, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो कॉन्सेप्ट है इसका जो काफ़ी क्रिटिकल है ये देखा जाए तो, और काफ़ी पेचीदा है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, तो सारे मत अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1913 ईस्वी में, मिश्र बंधु विनोद के रूप में। किसके रूप में, मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार इसका काल विभाजन किया जो देखते हैं। पहला है आरंभिक काल, इसे पूर्व आरंभिक और उत्तर काल आरंभिक में बांटा गया है। दूसरा है मध्य आरंभिक या माध्यमिक काल, मध्यकाल या माध्यमिक काल इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल। तीसरा है अलंकृत काल। तीसरा कौन सा है, अलंकृत काल, इसे भी पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत में बांटा गया है। उसके बाद में चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, ये आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। उनके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन का जो प्रयास किया गया, उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से काल विभाजन और नामकरण दिया। जैसा कि इसका नाम से भी ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में काल विभाजन कुछ न कुछ तो किया होगा अच्छे से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन और नामकरण किया गया हिंदी इतिहास का। ठीक है, और यही सर्वमान्य और सर्व प्रचलित भी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जैसे दिया ये विभाजन और उनको विभाजन को देते ही मान लिया गया, लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लगा। कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए कि आपने दे दिया ठीक है, हम तो नहीं मानेंगे इसको,
और हम खुद भी प्रयास करके देखेंगे। तो सब बहुत से विद्वानों ने प्रयास किए, अपना अपना दिमाग लगाया, लेकिन अंततया इनके जो काल विभाजन है उसमें कुछ संशोधन करके इनके जो काल विभाजन है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और यही सर्वमान्य और सर्व प्रचलित काल विभाजन माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन देखते हैं। इनके विभाजन में पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, ये 1050 से 1375 ईस्वी के मध्य था। फिर आया पूर्व मध्यकाल, इसे भक्तिकाल के नाम से भी जाना गया क्योंकि इस समय भक्तिकाल की रचनाएं काफ़ी चर्चा में थी। ये काल है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का। ठीक है, इसके बाद में उत्तर मध्यकाल आया, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य का है। ठीक है, फिर आया आधुनिक काल, और इस आधुनिक काल में गद्य की काफ़ी रचनाएं शुरू हो गई थी। तो तब से जो आधुनिक काल है 1900 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक आधुनिक काल ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी काल विभाजन दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना काल विभाजन दिया है, तो इनको भी सबको अपन पढ़ेंगे, इनको इग्नोर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है उसको अभी हम पढ़ते हैं। उन्होंने काल विभाजन इस प्रकार से किया है: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और ये किस में किया है? इनकी जो साहित्य रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस नाम से इन्होंने ये काल विभाजन दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं काल विभाजन बाबू श्याम सुंदर दास जी का। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन अभी हम देखेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन, ये आदिकाल इन्होंने बताया 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य। पूर्व मध्यकाल इन्होंने बताया 1400 से 1700 ईस्वी के मध्य। उत्तर मध्यकाल बताया 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य। और जो उन्होंने आधुनिक काल बताया है वो 1900 ईस्वी से वर्तमान तक जारी है। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है गणपति चंद्र जी की। गणपति चंद्र गुप्त जी का जो काल विभाजन है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने भी 4 चरणों में बांटा है। आधुनिक काल सब में से लगभग सेम ही रहेगा। इन्होंने भी 4 चरणों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, पहला है प्रारंभिक काल, जो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी का इन्होंने माना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, यह है 1350 से 1600 ईस्वी के मध्य इन्होंने माना है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य इन्होंने माना है। और आधुनिक काल इन्होंने 1857 से वर्तमान तक का माना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिनके पास ये टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, और मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट करें, आप इसको देखकर खुद भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन, इन्होंने 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, आदिकाल, पहला आदिकाल है 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल, यह है 14वीं से 17वीं शती के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, रीतिकाल 17वीं शती से 19वीं शती के मध्य तक का इन्होंने माना है। चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल 19वीं शती से लेकर वर्तमान तक का इन्होंने माना है। जिनका जो आधुनिक काल है इसके भी कई विभाजन किए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं एरो लगा हुआ है, एरो लगाकर आधुनिक काल के विभाजन किया गया है। इसे भी 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पुनर्जागरण काल, अभी देखते हैं। पुनर्जागरण काल, इसे भारतेंदु काल भी कहा गया है। ये 1877 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य का काल है। ठीक है, दूसरा है जागरण सुधार काल, इसे द्विवेदी काल भी कहा गया है क्योंकि द्विवेदी जी की रचनाएं इस वक्त अस्तित्व में आ गई थी और उन्होंने रचनाएं शुरू कर दी थी। ठीक है, यह 1900 से 1918 ईस्वी के मध्य है। जो द्विवेदी जी की रचनाएं हैं वो इसी समय की अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, छायावाद तीसरा का पॉइंट है इसका। छायावाद का समय है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद में का जो काल है
वो। छायावादोत्तर काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रगति प्रयोग काल, यह 1938 से 1953 ईस्वी के मध्य का काल है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है नवलेखन काल। इस नवलेखन काल के बीच में बाद में अलग अलग कवि आए, अलग अलग कवियों ने अलग अलग रचनाएं शुरू कर दी, इसलिए नवलेखन काल इसका नाम दे दिया गया है। ये 1953 से लेकर वर्तमान तक है, अब तक ये जारी है। यानी अब आप इतनी सारी अपने काल विभाजन अपन ने देखा है, तो उपयुक्त सभी काल विभाजनों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसे ही सर्वसम्मत और सर्व उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए तथ्य भी दिए हैं। ठीक है दोस्तों। और सभी विद्वानों के द्वारा अंत में अपने अपने तुक लगाने के बाद में, सबके द्वारा अपने अपने जो मत है प्रस्तुत करने के बाद में अंततया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है इसे ही सर्वमान्य मान लिया गया है। सबने सर्वसम्मति से इसे मान लिया गया है। तो अंततः भाई हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वह सर्वसम्मत है और वह बिल्कुल सबके द्वारा मान्य है। तो अभी हम वो देखते हैं एक बार बैक जाकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल 1900 से वर्तमान तक माना है। आधुनिक काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अभी इसका एक रैपिड रिवीजन अपन कर लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक अपने हो गया कंप्लीट। अभी अपने इतिहास पढ़ लिया उसका। आप ऐसे देख रहे होंगे कि इसमें कई डिटेल्स नहीं दी गई है, जो डिटेल्स अपने को कंफ्यूज करने वाली है और अपने समझने में दिक्कत करने वाली है, जिन्हें अपन बुक में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसी डिटेल मैंने इसमें नहीं डाली है जिन्हें आप कोई भी जो हिंदी की अच्छी सी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इसमें शॉर्ट्स नोट बनाया है ताकि जो एक कन्फ्यूज़न सा होता है ना उसको क्लियर किया जाए, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा तो हम डिटेल में भी जा सकते हैं। जब अपने बेसिक क्लियर नहीं होगा, ऊपर की चीज़ें अपने पता नहीं होंगी कि किस प्रकार क्या किसने दिया है, तो अंदर अपन ज़्यादा डीप उतरने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ भी मैटर अपने समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये अपने हाथों से बनाया है नोट्स, ताकि पहले नॉर्मल तरीके से समझा जाए। और ये डिटेल भी काफ़ी अच्छी डिटेल है और ये जब अपने को याद हो जाती है तो अपन और भी गहराई में जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऐसा नहीं करा कि केवल आप इसी को पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद में आप अपनी बुक्स में पढ़ें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य का नामकरण ये थोड़ा इसको आप ध्यान न दें, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है। विभाजन को लेकर अधिक मतभेद नहीं है, लेकिन आरंभ को लेकर है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, विभाजन को लेकर तो बहुत ज़्यादा जो मतभेद है वो नहीं है, लेकिन हाँ। तो दोस्तों अब अपन हिंदी साहित्य का नामकरण पढ़ रहे थे, एक कॉल आ गया था, इस वजह से वो वीडियो थोड़ा रोकना पड़ गया। तो अभी अपना चालू है। एक बार फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो इसको भूल जाओ आप, कुछ नहीं है, ये गलत लग गया, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई। तो दोस्तों अब ये शुरू करते हैं। विभाजन को लेकर अधिक मतभेद नहीं है, लेकिन आरंभ को लेकर काफ़ी मतभेद है। ठीक है। मुख्य रूप से 2 मत हैं। कौन कौन से? एक वर्ग साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से साहित्य का प्रारंभ मानता है। अब मतभेद के कोई ना कोई कारण है। तो कारण ये है कि साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। अपभ्रंश भाषा का शुरुआत का जो समय है वो कोई तो 10वीं मानता है, कोई 7वीं मानता है। तो साहित्य का अपभ्रंश में मिलना एक मतभेद का बड़ा कारण है, क्योंकि साहित्य के द्वारा ही तो जो अपने को जैसे कोई रचना मिलेगी, उसकी रचना की जो तिथि है उसके आधार पर तो निर्धारण किया जाएगा। तो ये भी एक मतभेद का कारण बन गया। और नामकरण को लेकर भी मतभेद काफ़ी हैं। कहाँ कहाँ मतभेद हैं अभी अपन देखते हैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स के रूप में। 10वीं शताब्दी से लेकर, कब से लेकर? 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के कालखंड का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण कुछ इस प्रकार है, जो भी अब हम आगे देखने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, अब इसको 8 कालों में बांटा गया है। अब देख सकते हैं अलग अलग नाम हैं। तो अब ये अपन इनको पढ़ते हैं। पहला है चारण काल। चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। बीजवपन काल। बीजवपन काल किसके द्वारा कहा गया? एक मिनट। बीजवपन काल कहा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होएगा, इसमें देखना, बताता हूँ अभी। और छठा कहा गया वीर काल। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है आदिकाल कहा गया। आदिकाल किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी में, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी में, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो कहाँ थे अपन? संधि काल और चारण काल किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। अब इनको कहने के पीछे क्या कारण है, कब से कब का माना गया है, और अंततः क्या निष्कर्ष निकला, वो सारा भी हम एक एक करके इनमें पढ़ने वाला है। पहला है चारण काल। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा अपन पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं चारण काल। तो अभी अपन इसको पढ़ते हैं। ग्रियर्सन कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके। उन्होंने चारण काल किसके द्वारा कहा गया? ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया। तो इसमें इसको नकारने के क्या कारण है? ग्रियर्सन के द्वारा कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया कि इसको चारण काल ही कहा जाए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने चारण काल को 653 ईस्वी से माना। कब से माना? 653 ईस्वी। किंतु 1000 ईस्वी पूर्व चारण कवियों की रचनाओं के कोई साक्ष्य ही नहीं मिले। अब उन्होंने कह दिया कि चारण काल है भाई, ठीक है, और वो 653 ईस्वी उन्होंने चारण काल का समय बता दिया। लेकिन जो साक्ष्य हैं चारण काल की, जो कवियों की रचनाएं हैं, वो 1000 ईस्वी के बाद की मिलती हैं, उससे पहले के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो निष्कर्ष यह निकला कि इसे आधारहीन और अप्रमाणिक सिद्ध कर दिया गया कि इसका जो चारण काल उन्होंने नाम दिया है, इसका कोई आधार नहीं है और ये अप्रमाणिक है। तो ठीक है, तो इसको अप्रमाणिक सिद्ध हो गया ये। ठीक है, तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे आरंभिक काल, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। अभी अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों आरंभिक काल। अब आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधुओं ने। यह नाम साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। अब जो विद्वान हैं, अन्य विद्वान, उन्होंने क्या कहा कि यह जो नाम है आरंभिक काल, ये साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है और एक संज्ञा मात्र है जो काल के आरंभ को बताता है, अतः तर्कसंगत नहीं है। यह कहकर इसको नकार दिया गया। संज्ञा मात्र से क्या मतलब है? यानी जिसे कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है तो उसको आरंभिक कह देते हैं अपन। इसका आरंभ कब से हुआ, तो इसको तो आरंभ होने को ही उसका नाम दे दिया आरंभिक काल। तो ये कोई तर्कसंगत नहीं बैठा और साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, और ये आरंभ को दर्शाता है कि हाँ आरंभ हो रहा है, तो इसको तर्कसंगत नहीं माना गया, तो इसको भी कैंसिल कर दिया है। फिर कहा गया वीरगाथा काल। ये 1050 से 1375 ईस्वी के मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार अपने काल विभाजन के नाम का समर्थन किया। शुरू से विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का अभाव है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर आदि सभी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। यानी शुरू में, एक बार फिर से इसको अपन दोहराते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार अपने काल के नाम का समर्थन दिया है। किस प्रकार दिया है? शुरू में विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का अभाव है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर आदि सभी प्रकार की रचनाएं इस समय मिलती हैं। ठीक है, मुसलमान आक्रांताओं के अभियान शुरू हो जाने के पश्चात साहित्यिक दृष्टिकोण एक तरफ केंद्रित होने लगता है। राज्याश्रित कवि आश्रयदाता शासकों की वीरता और उनके पराक्रम की गाथाओं को वर्णन करते हैं थे। ठीक है, यह प्रबंध परंपरा रासों के रूप नाम से पाई जाती थी। इसको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यह है कि जो राजा कवियों को आश्रय देते थे अपने दरबार में, तो
किसकी वर्णन करेंगे, वो शत्रु की सेना का या फिर शत्रु के प्रशासन का, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का, या फिर कोई अन्य राजा के वर्णन थोड़ी करेंगे। जिस राजा का दरबार में वो है उसी का वर्णन करेंगे। तो इसको जो वर्णन है उसे रासो नाम से कह दिया जाता था, और वो उस समय की रचनाएं रासो नाम से पाई जाती, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, और भी अपन कई रचनाएं देखते हैं, है ना। तो इनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शुक्ल जी का वीरगाथा काल नाम देने के पीछे क्या कारण था, वैसे तो आएगा नहीं इस प्रकार का, बाकी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। तो उस समय की जो रचनाएं थी वो रासो के नाम से की जाती थी, जो राजाओं की वीरता और शौर्य का द्योतक थी। तो इसी कारण इसको वीरगाथा काल नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। शुक्ल जी ने करीब 12 ग्रंथों को आधार बनाकर जो नामकरण है वो किया हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो ग्रंथ लिख रखे हैं मैंने 12 लिखे हैं, अभी मेरे को मिले नहीं, 8 ही मैं ढूंढ पाया हूँ। तो इनके नाम मैं बताता हूँ, और हो सकता है भविष्य में जो 4 ग्रंथ है वो भी मेरे को पता चले तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर यदि आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आपका दोस्त हूँ। तो आप मुझे अपना दोस्त माने, छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, गुरुजी माने, कुछ भी माने, लेकिन मेरा एम यही है कि अपना जो कॉन्सेप्ट इसमें है वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शुक्ल जी ने करीब 12 ग्रंथों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का नामकरण किया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से जो ग्रंथ हैं उनको आधार बनाया? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आला खंड और जयचंद प्रकाश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार, अभी तक किसी के अनुसार पढ़ रहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अब पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। बीसल देव रासो व खुमान रासो 16वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। ठीक है, परमाल रासो और आला खंड कब के हैं, ये आज भी विवादित प्रश्न बना हुआ है। तो जो बीसल देव रासो है और खुमान रासो है, इसके बारे में तो मिल गया कि ये 16वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, बट जो परमाल रासो है और आला खंड है, इनके साक्ष्य नहीं मिलेगी कब के हैं, और ये आज भी एक विवादित प्रश्न बना हुआ है। इस काल में धार्मिक, श्रृंगारिक, लौकिक साहित्य का भी सृजन हुआ है। ठीक है, तो परमाल रासो और आला खंड के जो समय पता नहीं चला, इस वजह से इसको भी कुछ ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी गई कि इसको नामकरण को काल विभाजन माना जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है और ये क्लियर भी हो गया होगा आपके। गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ये भी आएंगी, इनको रोक सकता है, बट फिर भी मैंने एकांत माहौल में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करने का काफ़ी प्रयास किया है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिद्ध सामंत काल। अभी अपन पढ़ रहे हैं 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, इसे अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो सिद्ध सामंत काल किसने दिया है? राहुल संकृत्यायन के अनुसार, यानी जो राहुल संकृत्यायन है, इन्होंने इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। अभी राहुल संकृत्यायन के बारे में छोटा सा फ्यू डिटेल अभी हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु 1963 में हुई। इनका जन्म आजमगढ़ यूपी में हुआ था। आप देख सकते हैं इधर छोटा सा डिटेल मैंने लिख रखा है थोड़ा सा। राहुल संकृत्यायन के अनुसार जीवन में सिद्धों, किसमें? जीवन में तो सिद्धों की, और राजनीति में सामंतों का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? सामंतों का बोलबाला था। कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का महिमा मंडन किया। ठीक है, तो उस समय जो सामंती व्यवस्था का प्रचलन था, इस कारण जो वहाँ के कवि थे उन्होंने भी, जो सामंत वहाँ के हुआ करते थे, उन्हीं की बड़ाई में, उनकी प्रशंसा में अपने ग्रंथों को भरा। ठीक है,
अपने ग्रंथों में उनकी जो महिमा है उनका वर्णन किया है कि सामंत इस प्रकार से थे, ऐसे थे, वैसे थे। तो कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का महिमा वर्णन किया, इसका सार यह है। आगे चलते हैं दोस्तों। तत्कालीन सामंती वातावरण का बोध तो होता है, किंतु किसी विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता। तो जो कवियों की रचनाएं हैं उनमें सामंती व्यवस्था का उल्लेख तो मिलता है, बोध तो होता है, लेकिन किसी विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता। यानी किसी विशेष प्रकार की रचना का उस समय में हुआ जाना, इस प्रकार का कोई भाव, इसके प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण इसे भी ज़्यादा सार्थक नहीं माना गया और इसे अन्य विद्वानों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीजवपन काल। अब बीजवपन काल से क्या आशय है, यह नाम उपयुक्त क्यों नहीं है। अब इस पर आप एक क्वेश्चन उठता है, भाई बीजवपन काल है, ये नाम उचित क्यों नहीं है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि भाषा की दृष्टि से तो यह उचित है। ठीक है, भाषा की दृष्टि तो यह नाम उचित हो सकता है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से नहीं। क्यों भाई, अब इसमें ऐसा क्या दिक्कत होगी। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर कि बीजवपन काल यानी बीज का अंकुरित होने का काल, यह बीज भाषा को लिए जा रहा है। साहित्य यानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति तो हो रही थी, ये तो ठीक है, लेकिन ये उत्पत्ति का ही थोड़ी समय है, ये तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो है। इसलिए इसको भाषा के अंकुरित होने के रूप में अर्थ ग्रहण करना एक ठीक नहीं होगा, इसलिए इसे बीजोपन काल नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद में आता है वीरकाल। वीरकाल किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत नहीं करता, यानी ये पढ़ी पढ़ाई दूसरे की, वीरकाल आपने पढ़ा था ना, उसी को देखकर वीर गाथा काल को देखकर वीरकाल नाम निकाल दिया। तो इसमें किसी नवीन तथ्य का प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण इसे भी नहीं माना गया। ठीक है दोस्तों, नहीं माना गया। इसके बाद में आता है संधि काल और चारण काल। अब इसमें आप देख सकते हैं दो नाम दिए गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो खंडों में बांटा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कालखंड है, तो इसका एक नाम तो हो नहीं सकता, इसको हम दो खंडों में बांटना चाहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने दो खंडों में बांटा। पहला संधि काल। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है, भाषा की ओर। चारण काल, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, चारण एक जाति है, तो उसी जाति वर्ग विशेष के नाम पर साहित्य के जो कालखंड है उसका नाम रखना एक उचित बात नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारण काल वर्ग विशेष के साहित्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, अब इसमें त्रुटियाँ क्या क्या हैं, किसी विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, यानी जाति और भाषा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए संधि काल के आधार पर इसका नामकरण कर दिया, इसलिए इसको नहीं माना गया। अतः केवल जाति विशेष के नाम पर ही साहित्य काल का नामकरण उचित नहीं है, इसलिए इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया और इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा चलाकर रिपीट करके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आती है बारी आदिकाल की। अब आदिकाल किसने कहा, आदिकाल कहा है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, यह काल प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों के और भाषा के अंकुरित होने का भाव आ जाता है। यही नाम सबसे उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार किया है, क्योंकि आदिकाल जैसा कि इसके पढ़ने से पता चलता है, यानी शुरुआत का काल, सबसे शुरुआत का काल, इसी काल में शुरुआत हुई होगी। और यह एक ऐसा नाम है जिसको कई विद्वानों ने, अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो कालखंड था, इसको आदिकाल नाम से विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई है। और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के कालखंड को क्या नाम दिया गया, विद्वानों ने क्या नाम उसका स्वीकार किया। साहित्य में भक्ति की प्रवृत्ति थी, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो काल था वो भक्ति का और ईश्वर का काल था, यानी उस ईश्वर के अंदर लोग बाग भक्ति आस्था ज़्यादा बढ़ गई थी। इस काल को इस कारण भक्ति काल नाम दे दिया गया। ठीक है, इस काल अवधि को भक्ति काल नाम दिया गया। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक का जो कालखंड था उसे भक्ति काल कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट है
17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को क्या नाम दिया गया? इसको कहा गया रीतिकाल। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड के नामकरण में मतभेद है। रीतिकाल तो कह दिया, लेकिन इसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दे दिए कि रीतिकाल ही हम क्यों माने आपका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रीतिकाल कहा गया इस टाइम पीरियड को 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के मध्य को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। लेकिन इसमें मतभेद हुए। मिश्र बंधुओं के द्वारा इसे अलंकृत काल कहा गया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल कहा गया। लेकिन जो रमाशंकर शुक्ल है, जिन्हें रसाल इनका उपनाम है, इन्होंने क्या कहा कि ये तो कलाकाल है, यानी कला का उद्भव इस वक्त काल में ज़्यादा हुआ तो इसको कलाकाल नाम इन्होंने नाम दे दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसको श्रृंगार काल कहा गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन आखिरकार वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रीतिकाल दिया गया यही एक्सेप्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अलंकृत काल अभी क्यों न इनको स्वीकार नहीं किया गया, इसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ कि उन्होंने कि विद्वानों ने मत तो दे दिया, लेकिन उस मत का खंडन किस कारण से हुआ कि उसे क्यों स्वीकार नहीं किया गया। आइए दोस्तों चलते हैं। अलंकृत काल नाम देने के लिए मिश्र बंधुओं के मत। अलंकृत काल नाम देने के लिए मिश्र बंधुओं के मत हैं ये। ठीक है, अलंकृत काल इन्होंने कहा मिश्र बंधुओं ने। रचना शैली में जितना अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया अन्य किसी काल में नहीं किया गया। तो उनका कहना था कि इसको अलंकृत काल इसलिए कहा जा रहा है कि अलंकार का जितना प्रयोग इस काल में हुआ है ना, उतना किसी काल में नहीं हुआ। लेकिन इसका खंडन इस रीति से किया गया कि अलंकार इस काल की कोई विशेषवर्ती नहीं है, यानी हर काल के अंदर ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये इसी की कोई स्पेशल बात नहीं है। तो इस प्रकार से इनके जो मत है इसका खंडन कर दिया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया कि अलंकृत काल इसको सभी विद्वान मान ले। ठीक है, इसके बाद में अपना देखते हैं कलाकाल। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल जी के अनुसार ये जो टाइम पीरियड था वो कलाकाल इन्होंने माना है। तो इन्होंने क्या कहा? मुगल सम्राट शाहजहां के संपूर्ण शासनकाल को कला का उत्कृष्ट काल माना जाता है। इसी काल में स्थापत्य कला के साथ साथ हिंदी कविता भी कलात्मकता में बढ़ी। चित्रकला और स्थापत्य कला का प्रभाव हिंदी की कविताओं पर दिखने लगा। यानी जो कविता रचना थी ये ज़्यादा संख्या में इस वक्त पनपी और इस काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल जी के द्वारा संज्ञा दे दी गई। ठीक है, पर इसको भी सभी विद्वानों के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया। और इसके बाद में आता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलत हो गया। श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने यह नाम दिया। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने यह नाम दिया गया इस काल को। किसको? 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य के कालखंड को। अब इसमें त्रुटियां क्या पाई गई कि श्रृंगार काल क्यों नहीं माना गया? केवल श्रृंगार रस की रचनाएं ही नहीं मिलती बल्कि वीर रस की रचनाएं भी मिलती हैं। अब इसका खंडन इस प्रकार किया गया कि इसमें केवल, यहाँ देख सकते हैं आप शब्द केवल, इसमें केवल श्रृंगार रस की ही रचनाएं नहीं मिली बल्कि वीर रस की भी रचनाएं मिली है। इस कारण इसका जो खंडन था वो कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसको रीतिकाल क्यों कहा गया है, क्यों माना गया है, ये भी अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, रीतिकाल शुक्ल जी के अनुसार इस नाम का आधार रीति ग्रंथों और उनके रचनाकारों की लंबी परंपरा है। ठीक है दोस्तों, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने एक अच्छा आधार सबके सामने प्रस्तुत किया कि इसको क्यों रीतिकाल ही माना जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुक्ल जी के अनुसार इस नाम का आधार रीति ग्रंथों को बनाया गया। किसको? रीति ग्रंथों और उनके रचनाकारों की लंबी परंपरा। उन्होंने रचनाकार ढूंढे, उनकी रचनाएं ढूंढी, उनका समय भी ढूंढा और किस प्रकार की वो रचनाएं थी वो भी ढूंढ के उन्होंने बता दिया। तो सभी विद्वानों के द्वारा इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था उसको विद्वानों ने रीतिकाल के रूप में स्वीकार कर लिया। अब 19वीं सदी से अब तक के कालखंड का विभाजन किस प्रकार किया गया?
1900 ईस्वी से शुरू हुए काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के पूर्व विकास और प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया गया? गद्य काल। अब इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 उपभागों में बांटा है। गद्य काल को आधुनिक काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो गद्य काल है इसी का अन्य नाम है आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है 19वीं ईस्वी से वर्तमान तक। ठीक है दोस्तों, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया कि अलग अलग रचनाओं, अलग अलग जो लेखकों का प्रभाव होने के कारण अलग अलग कालों में से विभक्त किया कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रथम उत्थान भारतेंदु युग का नाम से कह दिया गया। द्वितीय उत्थान पुनर्जागरण काल या द्विवेदी काल कह दिया गया। तृतीय उत्थान छायावादी युग या छायावादोत्तर काल। यानी तृतीय उत्थान तक आते आते छायावाद का जो प्रभाव था वो पड़ने लग गया और छायावादी रचनाएं की जाने लगी। अब निष्कर्ष में अपन ये कह सकते हैं कि छायावादी युग के पश्चात वादों और प्रवृत्तियों शैली की बाढ़ सी आ गई। बाढ़ सी आ गया मतलब आधुनिक काल 1900 ईस्वी के बाद को आधुनिक काल माना गया। तो इसके बाद में नए नए तो कवि हुए, नए नए कवि, नई नई रचना, उनकी अलग अलग शैली, तो इसको आधुनिक काल कह दिया गया। ठीक है, तो इसलिए उनका बाद में डिवाइडेशन यानी विभाजन नहीं किया गया, और जो पहले का काल था उसका विधिवत विभाजन किया गया है। अलग अलग काल उसका क्यों ये नाम दिया गया है, इस सारा डिटेल में उसका विभाजन किया गया है। लेकिन जो 1900 ईस्वी के बाद में का जो काल है उसको अलग अलग कवि, अलग अलग रचनाएँ, अलग अलग शैली के कारण इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, और ये अभी ऐसे ही चल रहा है। छायावादी युग के पश्चात वादों और प्रवृत्तियों की शैली की बाढ़ सी आ गई। इस कारण 19वीं शताब्दी के बाद से लेकर अब तक के काल को आधुनिक काल या आधुनिक युग ही कहना सर्वथा उचित होगा। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि अभी तक आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यार सा कमेंट करके जाएँ और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की और भी वीडियो आप पा सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मैंने बोर नहीं किया और एक अच्छे वे में इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे संग संग और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो जो आप पिक्स देख रहे हैं मैं इनका एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, शुरू से आप इसको रोक कर देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये रिपीट हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, ये 14 पेज हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका प्यार स्नेह यूं ही बनाए रखें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।